हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी डॉपलर प्रभाव। तो बिग बैंग थ्योरी डॉपलर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने प्रकाश के कणों की दोहरी प्रवृत्ति बताई है। ठीक है, रुडोल्फ क्लासियस तथा विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है कि का द्रव्यमान रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः पी एम पी ई है, तो समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो रैखिक संवेग P बराबर क्या होता है? m/v। ठीक है, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये होता है आपको 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो P बराबर क्या होगा? P बराबर होगा आपको, देखिए p² बराबर होता है 2me। ठीक है, तो P बराबर होगा √2me। ठीक है, P बराबर √2me, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये होगा P बराबर √2me। नेक्स्ट कहता, एक पत्थर को एक मीनार के शीर्ष से आराम से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाता है। पत्थर द्वारा मीनार के तल तक पहुंचने में लिया गया समय 4 सेकंड है। टावर की ऊंचाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया गया है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो होगा, तो u बराबर होगा प्रारंभिक वेग 0, t बराबर कितना है 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद a बराबर g। ठीक है, ये मान दे दिया 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे s बराबर क्या होता है? तो देखिए s बराबर होता है आपको, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, u का मान 0, t का मान 4, 1/2, a का मान कितना 32 फीट है, 32 गुने 4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये कितना निकल जाएगा 256 फीट। ठीक है, कितना निकल जाएगा 256 फीट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो टावर की ऊंचाई होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो तीसरा ऑप्शन, यानी गामा किरण। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें एक विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह भी कहा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को दोलन करने की संरचना है। ठीक है, EM तरंगों के उदाहरण रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, और रक्त तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें आदि हैं। 115 नंबर देखिए, 115 है कि उत्तल लेंस के मामले में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो तीसरा ऑप्शन, यानी फोकस दूरी का 4 गुना। तो देखिए, माना T एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है, उसे बिंदु O पर रखा गया है। तो ठीक है, माना दोनों के बीच की दूरी यदि d है, इकाई है। यदि लेंस के केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी x इकाई है, तो वस्तु और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा? d-x। ठीक है, क्या होगा? d-x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्तल लेंस का जो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा? चिन्ह परिपाटी से जो है म्यू बराबर होगा -d-x, v बराबर होगा tx। तो 1/f बराबर होगा 1/x माइनस 1/d-x। ठीक है, यानी 1/f बराबर 1/x प्लस 1/d-x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस xd बराबर fd बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए x का मान हमेशा वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो है मूल वास्तविक होगा। ठीक है, तो अतः उपरोक्त समीकरण से हम उत्तर लेंस, ठीक है, उत्तर लेंस के वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर 4f लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फोकस दूरी का 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि वार्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के जो है 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है। कैलिपर्स की न्यूनतम संख्या इतना है। तो वार्नियर स्केल में डिवीजनों की संख्या, तो 116 का देखिए,
तो यहाँ पे राइट आंसर तो हो जाएगा 20। देखिए यहाँ पे जो है MSR पर प्रत्येक विभाजन कितना होगा, तो 10/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे n गुने 0.005 n गुने 0 बराबर कितना होगा, 0.1 सेकेंड, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा, 0.1/0.005 यानी कितना होगा, 20 डिवीजन। नेक्स्ट है कि 200 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिर रही है, तो 100 मीटर तक गिरने के बाद वस्तु में खाली स्थान होगी, तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। तो 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही वस्तु 100 मीटर तक गिरने के बाद उसमें आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा शेष रहेगी। वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट फिर है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य 4 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है, 118 का तीसरा ऑप्शन 48 जूल। तो आवेश, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट के विभवांतर, तो यहाँ पे आवेश जो है ये 4 कूलम्ब है। ठीक है, और विभवांतर जो है 12 वोल्ट है। ठीक है, 12 वोल्ट है, तो आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा, C/V। ठीक है, तो किया गया कार्य होगा 4 गुने 12 यानी 48 जूल। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें कितनी ऊर्जा होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है m बराबर कितना है, m बराबर है 10 kg, h बराबर कितना, हाइट है 8 मीटर। ठीक है, और g का मान दे देगा 9.8। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर, इसीलिए ऊर्जा बराबर एनर्जी, E बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है, ऊर्जा बराबर mgh। m का मान है 10, g का मान है 8। ठीक है, सॉरी m का मान, h का मान 8 और g का मान है 9.8। ये हो जाएगा 784 जूल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। क्वेश्चन नंबर 120 है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का जो प्रतिरोध करती है। 120 का दूसरा ऑप्शन जड़त्व। ठीक है, तो इनर्शिया, जड़त्व वह गुण है जो गति के पहले की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इनर्शिया यानी जड़त्व वह गुण है जो गति के पहले की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट फिर है कि यदि किसी पिंड पर स्थित बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड, 121 का होगा तीसरा ऑप्शन, अचर चाल से घूर्णन करता है। ठीक है, तो क्या होगा, अचर चाल से घूर्णन करता है। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड अचर जो है चाल से घूर्णन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है यदि वर्षा को 64 बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं एक बूंद की जो पृष्ठ ऊर्जा में अनुपात होगा। 122 का, तो n बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं, इसमें n बूंद का कुल आयतन, ठीक है, बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होता है, यानी n गुने 4/3 पाई आर क्यू बराबर क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका रेशियो निकल जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, और n का मान कितना है, 64। ठीक है, n का मान है 64, तो ये 64 आर क्यू बराबर क्या होगा, आर क्यू। ठीक है, तो r बाई आर क्या होगा, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 64 बूंद की कुल ऊर्जा बटा में एक बूंद की कुल ऊर्जा, तो ये होगा 64 गुने 4 पाई आर स्क्वायर बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 गुने 1/16। तो ये कट के कितना होगा, 4:1, 4:1 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि सुमिलित नहीं है, 123 का जो हो जाएगा, 123 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो दरवाजा और गुलेल प्रथम श्रेणी। तो देखिए 123 का दरवाजा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, दरवाजा जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, गुलेल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है।
ठीक है। गुलेल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चीनी का चिमटा, चीनी का चिमटा ये तृतीय श्रेणी का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पंजा, हथौड़ा, गुलेल ये प्रथम श्रेणी में है। लेकिन दरवाज़ा जो है ये दरवाज़ा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और गुलेल प्रथम श्रेणी का। नेक्स्ट, फिर कहा था लोहे के पाइपों का जो है संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। विद्युत लेपन जो है निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की परत, पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि साधारणतया चिकित्सक आंतों का सीधी एक्स किरण की चित्र नहीं लेते, क्योंकि तीसरा ऑप्शन, क्योंकि एक्स किरण आंतों से पार तो हो जाएगी परंतु इनकी कोई उपयोगी परछाई नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि एक्स किरण आंत के पार हो जाएगी, ठीक है। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में की थी। एक्स किरण का उपयोग जो है क्रिस्टल रावा के अध्ययन में, ठीक है, टूटी हड्डी का पता लगाने में, सीटी स्कैन में, ठीक है, मेटल डिटेक्टर, ठीक है, उसके बाद है एंग्लोग्राफी इत्यादि में करते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है? 126 का तीसरा ऑप्शन नाभिकीय पदार्थ। तो नाभिकीय पदार्थ ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का सर्वोत्तम विकल्प है। यूरेनियम, थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख तत्व हैं। केरल के तट की रेत थोरियम के अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट, फिर है कि किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व, ठीक है, उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 127 का होगा वाष्पीकरण, सॉरी हाँ फर्स्ट होगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव का क्वथनांक दाब के बढ़ने से बढ़ता है। कहता वह गैस जो जलीय PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर है PbNO3 घोल के जो है PbNO के होल 3 घोल के जो साथ एक काला अवक्षेप देती है और जलीय ZnCl2 घोल के साथ एक सफ़ेद अवक्षेप देती है। तो 128 का तीसरा ऑप्शन H2S बनेगा। तो देखिए लेड जो है लेड आयरन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके लेड सल्फाइड का जो ब्लैक निक्षेप जो है बनाते हैं, ठीक है। जब H2S गैस को ZnCl2 के जलीय घोल में प्रवाहित किया जाता है तो Zn2+ जो आयन पूरी तरह से अवक्षेपित होकर जिंक सल्फाइड का एक जो सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है। ZnCl2+ H2S जो है ZnS+2HC बनाते हैं। नेक्स्ट है कि लिथियम आमतौर पर उच्च ऊर्जा घनत्व बैटरी में एक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन, क्योंकि लिथियम में काफ़ी अधिक ऋणात्मक अवकरण विभव पाया जाता है, ठीक है। तो लिथियम में अधिक उच्च ऋणात्मक क्षमता होती है, यह मजबूत एजेंट है, ठीक है। तो फिर इसलिए जब लिथियम इलेक्ट्रोड को किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार निर्मित सेल में धनात्मक EMF होता है, जिससे सेल प्रतिक्रिया सहज होती है, इसलिए सेल विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती हैं। नेक्स्ट 130 नंबर देखिए। 130 है कि धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है? 130 का देखिए। 130 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, धातु ऑक्साइड अम्ल लवण पानी, ठीक है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल ये बना था लवण और पानी। तो धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और पानी उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा है? 131 का तीसरा ऑप्शन पी। तो देखिए दिए गए तत्वों में फास्फोरस आयन का आकार सबसे बड़ा यह होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। देखिए एक ऋणायन का आकार मूल परमाणु से भरा होता है,
तथा धनायन का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट, फिर है कि उसी यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आबंध है। 132 का फर्स्ट NH4Cl। NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक तथा उपसंयोजक बंधन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। NaCl जो वैद्युत संयोजी बंधन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो क्लोरीन की होती है, ठीक है। SO2 और SO3 एवं H2O में सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह किसका कथन है? 133 का तीसरा ऑप्शन रदरफोर्ड। तो परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह कथन रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल है, जिन्होंने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, ठीक है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? 134 का तीसरा ऑप्शन पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना, ठीक है। तो देखिए, अभिकेंद्रण एक प्रक्रिया है जिससे एक समाधान से कणों को उनके आकार, घनत्व, ठीक है, मध्यम जो है चिपचिपाहट और रोटर गति के अनुसार अलग करने के लिए जो है केंद्र प्राशक बल का उपयोग शामिल रहता है। अभिकेंद्रण के कुछ सामान्य उदाहरण भी हैं, जैसे देखिए स्किम्ड दूध का जो उत्पादन करने के लिए दूध से वसा का निष्कर्षण, ठीक है। सलाद स्पिनर की सहायता से नम सलाद पत्ता से पानी निकालना। कपड़े से पानी निकालने के लिए वॉशिंग मशीन में पानी का स्प्रिंग सुखाना। और परीक्षण के उद्देश्य से रक्त सीरम का शुद्ध नमूना निकालना। नेक्स्ट, फिर है कि रेफ्रिजरेटरों से ए मुक्त होते हैं तथा एरोसोल का छिड़काव बी की क्षमता है। बी सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली को रोकने के लिए उत्तरदायी है। तो ABC क्रम से है। तो देखिए 135 का होगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा CFC, बी हो जाएगा O3 और सी हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। तो देखिए CFC ओजोन परत को समाप्त कर सकते हैं। जब वे धीरे धीरे जो है समताप मंडल में बढ़ते हैं तो मजबूत पराबैंगनी विकिरण से दूर जो है विकिरण से टूट जाते हैं एवं क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में गैस की एक प्राकृतिक परत है जो मनुष्य और अन्य जो जीवित चीज़ों की सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी UV विकिरण से बचाती है। तो CFC हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा और पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट, कथन निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह 2 चरणों में संपन्न होता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्रण में परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रक में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता जो होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, 137 है कि शरीर में जो अरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। 137 का तीसरा ऑप्शन लोहा। तो शरीर में अरक्तता लोहा की कमी से होता है। एनीमिया अर्थात खून की कमी शरीर में लोहे की कमी के कारण होता है। इसे दूर करने के लिए हमें आयरन की जो है गोली या हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है कि रेशम कीट की रेशम ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? 138 का तीसरा ऑप्शन लार ग्रंथि की। तो देखिए रेशम कीट अपने चारों ओर अपनी जो है लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का खोल बनाता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। वायु में संपर्क में से सूखकर यही धागा रेशमी धागा बन जाता है। 139 नंबर देखिए,
139 की यदि बात करें तो कहता मनुष्य में कौन सी जो कपालीय तंत्रिका संवेदो तथा चालक दोनों होती हैं। 139 का तीसरा त्रिधारा, तो मनुष्य में त्रिधारा कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा प्रेरक दोनों होती हैं। संवेदी एक प्रेरक, ठीक है, कपोल तंत्रिका 5, 7, 9 तथा 10 हैं, जबकि संवेदी कपालीय तंत्रिका 1, 2 एवं 8 एवं केवल प्रेरक कपालीय तंत्र 3, 4 तथा 6 श्रवण ज्ञान 8वीं कपाल तंत्रिका से संबंधित है। नेक्स्ट है कि न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन श्वसन में, तो न्यूमेटोफोरस जो मैग्रो पौधे अर्थात दलदली स्थान में उगने वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह विशेष प्रकार की श्वसन जो है करने वाली जड़ें हैं। उदाहरण जो है एबीसीनिया, ठीक है, एबीसीनिया, उसके बाद होगा राइजोफोरा, ठीक है, सीनीरेटिया आदि। 141 नंबर। तो 140 का क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो कहता है कि न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार के परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं श्वसन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है? दूसरा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। दूध पिलाने के दौरान जो स्तन ग्रंथियों में चिकनी पेशी संकुचन, मातृ व्यवहार और वाटर जो होम्योस्टेसिस को प्रभावित करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों पर जो है कार्य करता है और मजबूत गर्भाशय संकुचन का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत और संकुचन होता है। नेक्स्ट, फिर अर्धसूत्री विभाजन के निम्नलिखित में से किस उपचरण में जो क्रॉसिंग ओवर होता है? 142 का दूसरा ऑप्शन, तो पैक्टिन। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का प्रोफेज चरण जो बहुत विस्तृत होता है, इसमें निम्नलिखित विकल्प जो शामिल है, जैसे लेप्टिन, ठीक है, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस चरण है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैक्टिन चरण में होता है। क्रॉसिंग ओवर दो समरूप अनुसूत्रों के बीच जो है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, फिर है कि मानव आहार नाल का वह भाग है जहाँ कोई एंजाइम स्राव नहीं होता है। 143 का दूसरा ऑप्शन, तो एसोफेगस। तो देखिए एसोफेगस जो है किसी एंजाइम का स्राव नहीं करता है, ठीक है। आहार नाल की चिकनी मांसपेशियों क्रमाकुंचन नामक तरंगों की एक श्रृंखला से गुजरती हैं जो भोजन को पेट की ओर धकेलती है। क्रमाकुंचन तरंग जो है यूनिडायरेक्शनल, यह भोजन को मुंह से पेट तक ले जाती है तथा इसमें रिवर्स मूवमेंट संभव नहीं है। नेक्स्ट, 144 है कि समुद्री मछली को जो है नल के पानी में रखने पर जो है फट जाती हैं, जिसके कारण 144 का फर्स्ट एंडोस्मोसिस, ठीक है। तो समुद्री मछली का उपयोग खारे पानी के लिए किया जाता है जिसमें उच्च विलेय लवण होते हैं और मीठे पानी में विलेय नहीं होते। समुद्री मछली जब नल के पानी में रखी जाती हैं तो एंडोस्मोसिस के कारण फट जाती है। नल के पानी की तुलना में नमक और खनिज की उपस्थिति के कारण मछली के अंदर का घोल जो है हाइपरटोनिक होता है। मछली की कोशिका झिल्ली के माध्यम से पानी प्रवेश करती है जिससे यह फट जाती है और मछली मर जाती है। नेक्स्ट, फिर है कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो तीसरा ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। ओजोन परत के जो संरक्षण के लिए अनेक कन्वेंशन हुए। 1985 में ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, ठीक है। 1987 में ओजोन परत क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन नियंत्रण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए कि नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य जो अभिलक्षण नहीं माना जा सकता। तो तीसरा ऑप्शन जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नई संतान उत्पन्न करते हैं, किंतु सभी जीवित जीवों में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट, फिर है कि भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाले विटामिन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपको तीसरा ऑप्शन यानी विटामिन सी। तो उबाल कर पकाने से तात्पर्य भोजन को 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में जो उबाल कर पकाने से है। पानी में पकाने पर बड़ी मात्रा में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। वास्तव में उबालने से खाना पकाने के किसी भी अन्य तरीके की तुलना में विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट, 148 है कि निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। 148 का फर्स्ट, खरपतवार के हाथों से उखाड़ना। तो देखिए जब खरपतवार जो पहले से ही खेत में अच्छी तरह से विकसित हो चुके हैं तो उन्हें निराई उपकरणों का उपयोग करके या हाथ से खींचना जो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। रासायनिक चिकित्सा उतनी सफल नहीं होती जब वे परिपक्वता से पहले ही हो जाते हैं। तेज़ी से हटाने के लिए सिंचाई या बारिश के बाद जो है तक प्रतीक्षा करें और मौजूदा खरपतवारों को हटाते हुए जो पूरे पौधे को जड़ों को हटाना चाहिए। नेक्स्ट, 149 है कि निम्नलिखित में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण जो कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। 149 का होगा दूसरा ऑप्शन, तो गेहूं के अलावा जौ और राई जैसे खाद्य पदार्थों में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस प्रोटीन को ग्लूटेन कहा जाता है। यह एक प्रकार का जो है लसलसा पदार्थ होता है जो शरीर में भोजन को एक साथ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 149 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ग्लूटेन नामक घटक होता है गेहूँ। फिर 150 है कि एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स हो सकता है। 150 का 3, परनाग। तो समान या एक युग्मनज, ठीक है, मोनोजाइगोटिक, ठीक है, जुड़वा तब होते हैं जब एक अंडा एक युग्मनज को बनाए रखने के लिए निषेचित होता है जो बाद में दो भिन्न भ्रूणों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे होगा परनाग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।